पिछले दिन तक आपको पढ़ाए थे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल, और इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल में हम लोगों ने पढ़ा था एट द एक्सियल लाइन इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकाला जाए। आपको मैं एक बार रिकैप करवा दूं कि जो चीजें थी अपनी वो थी क्या कि अगर एक इलेक्ट्रिक डाइपोल का हम लोग बात करें तो ये इलेक्ट्रिक डाइपोल कुछ इस तरीके का, कैसा, तो इक्वल चार्ज और अपोजिट साइन के चार्ज से जो कि एक दूसरे से क्या हो, बहुत कम डिस्टेंस से सेपरेट हो, इसी सिस्टम को हम लोग क्या बोलते थे, इलेक्ट्रिक डाइपोल बोलते थे। याद होगा ये बात है। आपको मैं क्या बोला था कि किसी भी डाइपोल के दोनों चार्ज को जो मिलाने वाला लाइन होता है, इसी लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सियल लाइन बोलते हैं। और आपको बोला था कि यदि डाइपोल के सेंटर से x डिस्टेंस पर कोई पॉइंट रहे m, तो इस पॉइंट m पर जो हम लोगों ने कल इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था वो निकाला था कितना, 2kp अपॉन x क्यूब के बराबर में। आपको याद होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसका जो डायरेक्शन हम लोग लिखते थे, डायरेक्शन ऑफ E एक्सियल इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल लाइन इज सेम एज द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट। आ जाओ कि जो आपके इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता था वो कैसा, डाइपोल मोमेंट के डायरेक्शन के सेम। अब सवाल है ये कि डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन कैसा होता था, तो आपको मैं बताया था कि अगर किसी भी डाइपोल का डाइपोल मोमेंट P निकालना है तो डाइपोल जिन चार्जेस से बना है उसमें से किसी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड और इनटू दोनों चार्ज के बीच के डिस्टेंस को मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या मिल जाएगा, डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट के बारे में आपको बोला था कि ये लगता है कि स्केलर है, लेकिन ये कैसा क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। और अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है तो इसका डायरेक्शन किधर होगा, -q से +q के तरफ, नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज के तरफ। तो एक्सियल लाइन पे मैंने आपको क्या बताया था कि भाई जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा, जिधर डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन होगा उसी तरफ। कल पूरा मैथमेटिकल कैलकुलेशन देखे थे। आज हम लोग अपने कहानी को थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे। और अगर आपको याद हो कि अगर हम किसी डाइपोल का बात करते थे, इलेक्ट्रिक डाइपोल का, तो इस इलेक्ट्रिक डाइपोल में दो चार्ज से मिलकर के कोई भी डाइपोल बना हुआ होता था। दोनों चार्जों के बीच का डिस्टेंस बहुत छोटा होता था और इस छोटे डिस्टेंस के सेंट्रल पॉइंट को हम लोग इस डाइपोल का क्या बोलते थे, पोल बोलते थे, सेंटर बोलते थे। और एक ऐसा लाइन जो इलेक्ट्रिक डाइपोल के एक्सियल लाइन के परपेंडिकुलर हो और पोल से होकर के गुजरे, इसे हम लोग क्या बोलते थे भाई, इसे हम लोग क्या बोलते थे, इक्वेटोरियल लाइन बोलते थे। तो जो आज का अपना टॉपिक है, ये टॉपिक है आपका क्या, कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल एट इक्वेटोरियल लाइन, कि किसी भी डाइपोल के इक्वेटोरियल लाइन पे हम लोग किस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे डाइपोल के कारण। आपको बहुत अच्छे से जानकारी में होगा कि अगर कोई भी डाइपोल है तो इसके दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस कितना लेते हैं, 2l, यानी कि यहां से यहां तक l और यहां से यहां तक भी कितना। मान लीजिए कि इसके सेंटर से x डिस्टेंस दूर कोई पॉइंट है m, कितना दूर, x डिस्टेंस दूर है कोई पॉइंट क्या, m, और हम लोगों को इसी पॉइंट m पर क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। देखो भाई, अगर किसी भी डाइपोल के बारे में मैं आपको पहले भी बोला हूं कि फिजिक्स में कभी भी अगर आप डेरिवेशन शुरू करिए तो सबसे पहला काम क्या करिए कि एक अच्छा सा डायग्राम बनाइए, और जो काम आप डायग्राम में करेंगे वही काम क्या करेंगे, थोड़ा एजम्पशन में लिख लेंगे बोर्ड एग्जाम के लिए। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। तो यहां पर हम लोग क्या लिखेंगे भाई कि अपने पास एक डाइपोल है, लेट अ डाइपोल मेड अप ऑफ, किस चीज से बना हुआ है, तो मेड अप ऑफ
प्लस क्यू एंड माइनस क्यू चार्ज। एक डाइपोल है जो किस चार्ज से बना हुआ है, प्लस क्यू से और माइनस क्यू से। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस, सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस, कितने का डिस्टेंस है इस दोनों के बीच का सेपरेशन का, 2l का। इतनी बातें समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? जरा सा ध्यान देना कि अगर इसके डाइपोल मोमेंट का बात करें, डाइपोल मोमेंट का अगर हम लोग बात करेंगे कि जो डाइपोल मोमेंट होगा किसका, डाइपोल मोमेंट ऑफ गिवन डाइपोल, कि जो हमारे पास डाइपोल दिया हुआ है, इस डाइपोल का अगर हमको डाइपोल मोमेंट P निकालना है तो P इक्वल टू कितना लिखेंगे, Q इंटू, इसमें कोई आपत्ति आपको नहीं होना चाहिए। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? अब हम लोगों को निकालना है क्या भाई, तो हम लोगों को निकालना है क्या, वी हैव टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड, वी हैव टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट M ऑन इक्वेटोरियल लाइन, कि इसके इक्वेटोरियल लाइन पे एक पॉइंट है M, जिस पॉइंट M पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, which is x distance from the पोल ऑफ डाइपोल, जो कि पोल ऑफ डाइपोल से कितने दूर पर है, x डिस्टेंस पर है। देखिए अपने पास क्या दिया हुआ है, एक डाइपोल दिया हुआ है जो प्लस क्यू माइनस क्यू से बना हुआ है। इस प्लस क्यू माइनस क्यू से बने हुए डाइपोल के बीच का सेपरेशन डिस्टेंस कितने का है, 2l का। तो अगर इस डाइपोल का डाइपोल मोमेंट लिखना है तो मैंने आपको पिछले दिन बोला था कि दोनों में से कोई एक चार्ज का मैग्नीट्यूड और इनटू दोनों के बीच का डाइपोल मोमेंट निकल गया। हम लोगों को निकालना क्या है, तो इसके इक्वेटोरियल लाइन पे एक पॉइंट M है जो इसके पोल से कितने डिस्टेंस पे है, x डिस्टेंस पे, और इसी x डिस्टेंस पे हमको क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? देखो कि इस पूरे डाइपोल के सिस्टम में केवल दो चार्ज है, एक प्लस क्यू और दूसरा क्या, और ये दोनों ही चार्ज पॉइंट चार्ज है। तो अगर दोनों ही चार्ज ये पॉइंट चार्ज है भाई, तो यहां हम लोग सिंपली क्या कर सकते हैं, कूलॉम्स के लॉ से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं। और आपको पता होगा कि अगर कोई भी सोर्स चार्ज है Q और इस Q से R डिस्टेंस पर अगर कोई पॉइंट होता है P, तो इस P पर इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग कैसे निकालते हैं, KQ बाय R स्क्वायर। ये चीज आपको याद होगा, इतना में कोई आपत्ति नहीं होगी। जरा सा देखो ध्यान से कि अगर इस प्लस Q के कारण हम इस पॉइंट M पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहेंगे, तो ये पॉजिटिव चार्ज है, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा ये टुवर्ड्स द चार्ज बनाएगा कि अवे फ्रॉम द चार्ज बनाएगा। पॉजिटिव चार्ज हमेशा एक ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है अवे फ्रॉम द चार्ज। इसका मतलब कि इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड आपका बनेगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस तरह का होगा, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड का नाम हम थोड़ा देर के लिए रख लेंगे क्या, E1। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो हम लोग मान रहे हैं क्या, कि लेट E1 इज इलेक्ट्रिक फील्ड, लेट E1 इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस Q एट M, कि पॉइंट M पर प्लस Q के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, उस इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोगों ने कितना मान लिया, E1 मान लिया। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? अब देखो कि हमको E1 का वैल्यू अगर निकालना है तो पहले इस चार्ज से पॉइंट M तक का डिस्टेंस पता होना चाहिए। मैंने आपको क्या बताया भाई कि जब भी डाइपोल का बात करेंगे तो एक्सियल लाइन और इक्वेटोरियल लाइन एक दूसरे पे कैसा होगा, देखो कि ये राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है कि नहीं, इसका बेस कितना है, परपेंडिकुलर कितना है, हाइपोटेन्यूज निकलेगा कि नहीं निकलेगा, किससे निकलेगा, पैथागोरस थ्योरम से। और पैथागोरस थ्योरम से जो ये निकलेगा, ये कितना निकलेगा, रूट अंडर एक्स एक्स स्क्वायर और प्लस कितना, इतना में कोई आपत्ति है क्या, इतना में कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखो कि प्लस Q के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड है E1, पॉजिटिव चार्ज है, इसीलिए इस इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन अवे फ्रॉम द चार्ज होगा, टुवर्ड्स द चार्ज नहीं होगा। अब अगर हमको E1 का वैल्यू लिखना है, तो अगर हमको E1 का वैल्यू लिखना है तो E1 इक्वल टू कितना लिखेंगे, K, चार्ज है कितना Q, और दोनों के बीच का जो डिस्टेंस अभी हमने निकाला है कितना, एक्स एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का रूट, और R स्क्वायर लिखना है तो इसका कितना, जरा सा ध्यान से देखेंगे, स्क्वायर से ये रूट क्या हो जाएगा, और जो आपका E1 बचेगा, ये E1 कितना बचेगा, KQ,
अपॉन एक्स एक्स स्क्वायर प्लस कितना एल स्क्वायर, और ये आपका E1 निकल गया। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? E1 क्या है कि प्लस Q के कारण M पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड बना है वो कितने का बना है, इसमें कोई आपत्ति नहीं होना है। अब माइनस Q भी अपना इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, तो अगर माइनस Q अपना इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा भाई, तो माइनस Q जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, इस इलेक्ट्रिक फील्ड को जरा सा ध्यान से देखना कि अगर ये डिस्टेंस रूट अंडर एक्स एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर है, तो ये भी डिस्टेंस कितना हो जाएगा, रूट अंडर एक्स एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, मतलब ये भी डिस्टेंस सेम ही रहेगा, इसमें भी कोई चेंजिंग होना नहीं है। अब देखो कि ये चार्ज पॉजिटिव चार्ज है कि नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड टुवर्ड्स द चार्ज या अवे फ्रॉम चार्ज, टुवर्ड्स द चार्ज। तो भैया अगर टुवर्ड्स द चार्ज हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएंगे, तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड को इधर के तरफ रखेंगे कि अवे फ्रॉम द चार्ज रखेंगे, अंदर के तरफ रखेंगे, चार्ज के तरफ, और इसी इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग एक नया नाम दे देंगे। क्या, इस इलेक्ट्रिक फील्ड का नाम क्या दे देंगे, E2। तो क्या माने हैं हम लोग, माने हैं क्या कि लेट E2 इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, लेट E2 इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस Q एट M, कि M पॉइंट पे माइनस Q चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो है कितना, E2। अब अगर हमको E2 लिखना है तो कितना लिखेंगे, K चार्ज है कितना, और डिस्टेंस तो सेम ही था कितना, रूट अंडर एक्स एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और इस डिस्टेंस का कितना, फिर से क्या होगा भाई, रूट से स्क्वायर कैंसिल होगा, और जो आपका E2 बचेगा ये कितना बचेगा, KQ अपॉन एक्स एक्स स्क्वायर प्लस कितना, इतना में कोई दिक्कत है क्या? आप अगर ध्यान से देखेंगे तो आपको दिखेगा कि E1 और E2 दोनों का वैल्यू सेम है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो अगर E1 और E2 दोनों का वैल्यू सेम है, तो हम लोग ये बात कह सकते हैं क्या कि जो आपका E1 है वो E2 के बराबर में है। इसको हम लोग E क्या करेंगे, मान लेंगे, और E1 E2 E जो बराबर है वो किसके बराबर में, KQ बाई एक्स एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर के बराबर। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? E1 E2 दोनों बराबर था, उसको एक नया नाम दे दिए क्या, और किसके बराबर में है E, तो KQ बाई एक्स एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर के बराबर में। इतनी बातों में कोई दिक्कत है क्या? अब देखिए कि दो चार्ज है, दोनों चार्ज के कारण हमने इलेक्ट्रिक फील्ड E1 और E2 निकाल लिया। अब इस दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वही रिजल्टेंट नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। इस दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वही क्या होगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो जरा सा ध्यान से देखना कि जरा सा ध्यान से देखना मैं कर क्या रहा हूं कि एक यहां पर डाइपोल के पैरेलल लाइन में ड्रॉ कर रहा हूं। ये जो लाइन है अपना, ये लाइन आपका डाइपोल के पैरेलल लाइन है। ये लाइन है कैसा, डाइपोल के पैरेलल लाइन है। और इस डाइपोल के पैरेलल लाइन का अगर हम लोग बात करेंगे तो ये डाइपोल के पैरेलल लाइन है। अगर आप देखेंगे ध्यान से जरा सा, तो अगर मान लीजिए कि थोड़ा देर के लिए मैं इस एंगल को मान लू कितना, थीटा, इस एंगल को मान लू कितना, तो देखिए तो ये दोनों अगर पैरेलल लाइन है तो ये ट्रांसवर्सल के जैसे बिहेव करेगा कि नहीं करेगा, ट्रांसवर्सल के जैसे बिहेव करेगा। तो ये एंगल थीटा, तो ये भी एंगल कितना हो जाएगा, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। तुम ध्यान से देखोगे, ऐसे नहीं समझ में आए तो, ये दो पैरेलल लाइन, ये ट्रांसवर्सल लाइन, ये एंगल थीटा, तो ये भी एंगल कितना, वही चीज है ना, वही चीज है ना, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स कितना, इक्वल। अच्छा अगर ये एंगल थीटा है भाई तो ये भी एंगल कितना होगा। अब देखो कि ये दोनों पैरेलल और ये ट्रांसवर्सल लाइन, तो अल्टरनेट एंगल इक्वल होगा, तो ये भी कितना हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब ध्यान से देखना कि E1 और E2 को हम लोग दो अलग अलग रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में रिजोल्यूट करवाएंगे। कैसे रिजोल्यूट करवाएंगे इसको जरा सा ध्यान से देखेंगे आप। तो मैं करता क्या हूं कि इस हेड वाले पोर्शन को मैं उठा करके दूसरे जगह बनाता हूं। यहां अगर कर देंगे रिजोल्यूट तो काम तो हो ही जाएगा, लेकिन थोड़ा कचरा टाइप का लगने लगेगा। तो इसके ऊपर वाले पोर्शन को, M पॉइंट को हम लोग क्या करते हैं, निकालते हैं पूरा, और बाहर एक जगह कहीं पर बनाते हैं, और फिर वहां पर चाहेंगे क्या कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालें कैसे, इस चीज को देखेंगे। अब देखिए कि जो आपके पास में है वो डाइपोल था कुछ इस तरह का, जिसका ये इक्वेटोरियल लाइन था। मैंने एक पैरेलल लाइन ड्रॉ किया था कुछ इस तरह का कि जो कुछ ऐसा था। इस पॉइंट से आपका एक इलेक्ट्रिक फील्ड E1 था कुछ इस तरीके का, जो थीटा एंगल बना रहा था। ये था कितना, E1, और यहां से ये कितना एंगल बना रहा था, थीटा। यही पॉइंट था आपका क्या, M।
यहां से नीचे के तरफ आपका एक दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड था, जो दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड भी कितने पर था, थीटा एंगल पे ही था, और थीटा एंगल पर ही था, और इसका नाम हम लोगों ने क्या रखा था, इसका नाम कितना रखा था, E2। इतना बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जरा सा ध्यान देना कि अगर हम E1 को रिजोल्यूट करवाएंगे तो जिसके साथ थीटा लगा हुआ है उसके साथ कॉस थीटा, तो उसके साथ क्या लिखेंगे, E1 कॉस थीटा, और जिसके साथ थीटा नहीं लगा हुआ उसके साथ क्या लिखेंगे, साइन थीटा। मतलब ये कितना हो जाएगा, E1 साइन। इतना में कोई आपत्ति है क्या आपको? इतना में कोई आपत्ति नहीं होना चाहिए। ये वाला वेक्टर रिजोल्यूट हो गया, मतलब इसका काम अब खत्म है। नीचे देखो E2 बचा हुआ है, तो E2 भाई जिसके साथ थीटा लगा हुआ है उसके साथ कॉस थीटा जाएगा। इसका मतलब अगर हम इसको लिखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, E2 कॉस, और जिसके साथ थीटा नहीं लगा हुआ है, जिसके साथ थीटा नहीं लगा हुआ है उसके साथ क्या जाएगा, उसके साथ क्या जाएगा, E2 साइन थीटा के बराबर। अच्छी बात यह है, आप अगर ध्यान से देखेंगे तो पीछे हम लोगों ने देखा है क्या, कि जो पीछे देखा है क्या कि E1 और E2 दोनों बराबर है किसके, E के बराबर। तो यहां पर हम E1 और E2 दोनों को E से रिप्लेस कर सकते हैं कि नहीं। E2 को E साइन थीटा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, E1 को भी E साइन थीटा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। आप E1 कॉस थीटा को E कॉस थीटा लिख सकते हैं कि नहीं, आप E2 कॉस थीटा को भी E कॉस थीटा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जो आपका वर्टिकल कंपोनेंट है, जो आपका वर्टिकल कंपोनेंट है, कौन सा है वर्टिकल कंपोनेंट, तो वर्टिकल कंपोनेंट है आपका E1 साइन थीटा, एंड दूसरा जो है आपका ये क्या है, E2 साइन थीटा। वर्टिकल कंपोनेंट इधर E1 साइन थीटा और इधर क्या, E2 साइन थीटा। ये दोनों इक्वल है और अपोजिट डायरेक्शन में है। तो E1 साइन थीटा और E2 साइन थीटा जो है ये क्या है, आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड। ये दोनों मैग्नीट्यूड में कैसा है, इक्वल है, एंड अपोजिट इन डायरेक्शन। ये दोनों इक्वल इन मैग्नीट्यूड है और अपोजिट इन डायरेक्शन है। इसका मतलब क्या कि ये दोनों जो है सो एक दूसरे को क्या करेगा, कैंसल कर देगा। और जब ये दोनों एक दूसरे को कैंसल कर देगा भाई, तो ये गया और ये भी, अब बच कितना गया, E2 साइन थीटा, E2 कॉस थीटा और E1 कॉस थीटा। इसका मतलब कि जो आपका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, वो जो है सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, वो कैसे दिया जाएगा, तो कैन बी गिवन बाय, कैन बी गिवन बाय कैसे, तो भैया इधर ई नेट इक्वल टू, ध्यान देना कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट दो है, एक E1 cos थीटा और दूसरा क्या, E2 cos थीटा। और अच्छी बात यह है कि दोनों सेम डायरेक्शन में, तो दोनों सेम डायरेक्शन में, तो दोनों को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो ऐड कर देंगे तो इसका मतलब ई नेट इक्वल टू कितना हो जाएगा, E1 cos थीटा और प्लस कितना, E2 cos थीटा। अच्छी बात यह है कि E1 cos थीटा भी E cos थीटा के बराबर में और E2 cos थीटा भी किसके बराबर में, इस दोनों को अगर हम ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 2E cos थीटा के बराबर में। इतनी बातें समझ में आ रही है कि नहीं। देखो E का वैल्यू हमको पीछे से पता है, cos थीटा का वैल्यू केवल पता नहीं है। तो cos थीटा का वैल्यू पता करने के लिए हम आते हैं अपने डायग्राम में। आपको ये एक राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है, ये थीटा आपको दिख रहा है, बेस आपको दिख रहा है, हाइपोटेन्यूज दिख रहा है। तो अगर हमको यहां पर cos थीटा लिखना पड़े तो cos थीटा इक्वल टू बेस जो कि लेंथ के L के बराबर में है, और बाय हाइपोटेन्यूज जो कि कितने के बराबर में है, रूट अंडर एक्स एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर के बराबर में। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। अब अगर लिख सकते हैं मेरे भाई तो इस सारे वैल्यूज को क्या करो, यहां पर पुट करो। तो जब पुट करोगे तो जो तुम्हारा ई नेट आएगा वो कितना आएगा, ई नेट आएगा कितना, 2 के जगह 2 रहने दो, और ई के जगह पर कितना डालोगे, के क्यू बाई एक्स एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। कितना डालोगे, के क्यू अपॉन एक्स एक्स स्क्वायर प्लस कितना, एल स्क्वायर। और cos थीटा के जगह पर अभी निकाले कितना, एल अपॉन रूट अंडर एक्स एक्स स्क्वायर प्लस कितना। कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अच्छी बात यह है कि जरा सा देखो कि अगर ई नेट लिखना है
तो 2k/QL ऊपर, x² प्लस L² का पावर 1 नीचे, और इस रूट को हम लोग x² प्लस L² का पावर 1/2 लिख सकते कि नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं। अब जब इतना लिख ही दिए हो तो जरा सा इसको थोड़ा सा अरेंज कर लो। ई नेट इक्वल टू k को रहने दो यहां पर k, और इस 2 को मैं ले जा रहा हूं ऊपर और इसको लिख दे रहा हूं L के साथ। कोई आपत्ति है क्या? 2 को मैं यहां से किसके साथ लिख दिया? और जब नीचे हम लोग देखेंगे तो x² प्लस L² का पावर यहां 1, और यहां x² प्लस L² का पावर कितना? हाफ। बेस सेम है, मल्टीप्लीकेशन में है, पावर को क्या करेंगे? ऐड करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा? x² प्लस L² का पावर 1 प्लस 1/2। कोई आपत्ति है क्या? जरा सा ध्यान से देखोगे तो ये वाली चिड़िया कहीं देखी हुई है? क्या होता है ये? डायपोल मोमेंट। तो डायपोल मोमेंट होता है, इसका मतलब कि जो आपका इनेट निकल के आ गया, ये कितना? Q इंटू 2L को P लिख लूं क्या? और P लिख लूंगा तो कितना? x² प्लस L² का पावर कितना? 3/2। और यही चीज जो है सो आपका क्या हो जाएगा? यही चीज जो हो जाएगा आपका क्या? E इक्विटोरियल। एक्जियल हम लोगों ने निकाला था, अभी इक्विटोरियल में कितना देखा? KP अपॉन x² प्लस L² का पावर कितना? 3/2। लेकिन आपको अगर याद हो तो मैंने आपको कभी सिखाया था भैया कि जनरली किसी भी डाइपोल में जो दो चार्ज के बीच की डिस्टेंस होती है, प्लस Q और माइनस Q के जो बीच की डिस्टेंस ये L और L 2L होती है, उसके रिस्पेक्ट में ये जो डिस्टेंस आपका x होता है ये बहुत ज्यादा बड़ा होता है। क्योंकि डाइपोल के केस में मैं बोला हूं क्या कि ये जो डिस्टेंस होगा वो लेस देन 10 का पावर कितना? -15 मीटर। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? लेकिन अगर इसके सामने में मान लो कि x का वैल्यू अगर सेंटीमीटर में भी हुआ तो सेंटीमीटर के रिस्पेक्ट में ये 10 का पावर -15 मीटर बहुत छोटा है, किसी काउंटिंग में ये आएगा नहीं आएगा। तो अगर हम लोग बात करेंगे जनरली किसी भी डाइपोल के लिए, अगर हम लोग बात करेंगे किसके लिए? जनरली फॉर अ डाइपोल, जनरली फॉर अ डाइपोल जो होता है ये क्या होता है? एक्स एल के रिस्पेक्ट में बहुत ज्यादा बड़ा होता है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? एक्स एल के रिस्पेक्ट में 2-3 बार ग्रेटर साइन डाल देने का मतलब बहुत ज्यादा बड़ा है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो अगर बहुत बड़ा है तो एल नियरली किसके बराबर में हो जाएगा? यानी कि x² प्लस L² भी नियरली किसके बराबर में हो जाएगा? क्योंकि L तो करीब करीब 0 हो गया। अब L 0 हो गया तो 0 का स्क्वायर जोड़ेंगे तो कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा। यानी x² प्लस L² किसके बराबर में रह जाएगा? x² के बराबर में। और जब ये x² के बराबर में रह जाएगा तो फाइनली जो हम लोग इक्वेटोरियल लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड लिखेंगे ये कितना पर है? KP अपॉन x² प्लस L², इसका पावर कितना? 3/2। अब इसमें तुम देखोगे कि जो हम लोग E इक्वेटोरियल लिखेंगे, ये E इक्वेटोरियल कितना लिखेंगे? KP अपॉन x² प्लस L² के जगह पर कितना लिखना है? x² और इसका पावर कितना? 3/2। तुम ध्यान से देखोगे तो ये 2 से ये 2, और जो फाइनली बचेगा आपका E इक्वेटोरियल बराबर KP बाई कितना? x³। अच्छी बात ये देखोगे कि एक्जियल का आधा है, ये एक्जियल 2kp बाई x³ होता था और इक्वेटोरियल क्या है? KP बाय। लेकिन ध्यान रखना है कि पोल अगर बात करेंगे किसी डाइपोल का, अगर बात करेंगे किसी डाइपोल का, मान लो कि ये है डाइपोल प्लस Q और माइनस Q से बना हुआ, और इस डाइपोल का ये लेंथ है 2L, तो एक्जियल लाइन पे भी अगर पॉइंट M है तो यहां से x डिस्टेंस पर, और इक्वेटोरियल लाइन पे भी अगर पॉइंट M है तो यहां से कितना डिस्टेंस पर? ये नहीं कि यहां से 5 मीटर ले लेंगे, यहां से 25 मीटर ले लेंगे और कह देंगे कि डबल है। सेम लेंथ के लिए, बात समझ में आ रहा है कि नहीं? अगर सेम लेंथ के लिए बात करेंगे तो सेम लेंथ के लिए बात करेंगे तो E इक्वेटोरियल आधा होगा और E एक्जियल क्या होगा? डबल। बात समझ में आ रहा है? तो E एक्जियल का वैल्यू तो निकल गया। अब जरा सा बात ये उठता है क्या कि हम थोड़ा सा डायरेक्शन देखें। तो देखो कि डायरेक्शन को देखने के लिए आप देखिए इस डायग्राम में जो हमारा रियल डायग्राम था,
जो आपका ई इक्वेटोरियल आया है ये इस दोनों का रिजल्टेंट आया है और इस डायरेक्शन में आया है। ये जो आया है आपका ये क्या आया है, ई इक्वेटोरियल। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? कहां से? तो तुम देखो यहां से ई नेट का डायरेक्शन किधर, E1 प्लस E2 दोनों सेम डायरेक्शन में ऐड हुआ है, इस डायरेक्शन में ई नेट। अब इस ई नेट को अगर आपको ध्यान से देखना है तो आपको ध्यान से देखना है तो आप देखिए कि ये इलेक्ट्रिक डाइपोल है और किसी भी इलेक्ट्रिक डाइपोल के डाइपोल मोमेंट का जो डायरेक्शन होता है ये नेगेटिव से किधर के तरफ, पॉजिटिव के तरफ। तो जब इस डाइपोल का डायरेक्शन भैया नेगेटिव से पॉजिटिव के तरफ है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अपोजिट डायरेक्शन में है कि नहीं है कि नहीं? तो आपको यह बात मस्ट याद रखना है क्या कि एक्सियल लाइन पे डाइपोल मोमेंट के डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होता था लेकिन इक्वेटोरियल लाइन पे डाइपोल मोमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो अगर यहां पर हम लोग डायरेक्शन का बात करेंगे तो अगर हम लोग यहां पर डायरेक्शन का बात करेंगे तो क्या लिखेंगे कि जो डायरेक्शन होगा किसका, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्वेटोरियल लाइन, कि जो इक्वेटोरियल लाइन पे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा इज इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ, इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ किसके, डाइपोल मोमेंट के, कि जो डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन होगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में इक्वेटोरियल लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। अभी तक जितना पढ़े हैं उसका कंक्लूजन क्या है, उसका कंक्लूजन क्या है? तो हम लोग दो पार्ट में पढ़े हैं चीजों को, दो पार्ट में डाइपोल को पढ़े हैं। एक पढ़े हैं क्या, एक्सियल लाइन पे, और दूसरा क्या पढ़े हैं, इक्वेटोरियल लाइन पे। तो एक्सियल लाइन और इक्वेटोरियल लाइन पे अगर मैंने आपको बताया कि ई एक्सियल भैया हमको निकालना है तो आपने याद किया कितना, 2kp बाई कितना, एक्स क्यूब। अगर मैंने आपको बोला कि भैया ई इक्वेटोरियल बताओ तो ई इक्वेटोरियल कितना, इसका आधा कितना, kp बाई एक्स क्यूब। मैंने बोला कि एक्सियल में डायरेक्शन तो इन द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट P। और अगर इक्वेटोरियल में मैंने आपसे पूछा तो ये क्या, इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ, इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट P। इतना ही बात आपको याद रखना है कि एक्सियल लाइन के कारण 2kp बाई एक्स क्यूब, किधर, डाइपोल मोमेंट के डायरेक्शन में। डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन हमेशा किधर होता है, नेगेटिव से पॉजिटिव। और इक्वेटोरियल लाइन के कारण अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो kp बाई एक्स क्यूब इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट P। एक्सियल इलेक्ट्रिक फील्ड के डाइपोल मोमेंट के डायरेक्शन में और इक्वेटोरियल अपोजिट डायरेक्शन। अब सवाल ये उठता है कि सर अगर कोई सा डाइपोल था अपने पास तो आपने एक्सियल लाइन पे निकाल के दिखा दिया, आपने इक्वेटोरियल लाइन पे निकाल के दिखा दिया। अगर जनरली कहीं पर पॉइंट रहे जो ना तो एक्सियल लाइन पे रहे और ना ही इक्वेटोरियल लाइन पे रहे तो उस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालेंगे? किताबों में बहुत लेंदी मेथड से निकाला हुआ होता है, सिमिलरिटी वगैरह यूज करके। आपको हम वेक्टर का एक सटीक सा क्वेश्चन दिखाएंगे, सटीक सा ट्रिक दिखाएंगे और उस जुगाड़ से हम लोग बहुत ही आसानी से ई नेट निकालेंगे। लेकिन उसके लिए आपको बस इतना बात को याद रखना है, इतना बात को क्या याद रखना है कि एक्सियल लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड 2kp बाई एक्स क्यूब होता है। आपको यह बात याद रखना है कि इक्वेटोरियल लाइन पे kp बाई एक्स क्यूब होता है। एक्सियल लाइन क्या होता है, तो किसी भी डाइपोल के दोनों चार्ज को मिलाने वाला लाइन। और इक्वेटोरियल लाइन क्या होता है, उसका परपेंडिकुलर लाइन जो पोल से होकर के पास करे। आपको यह भी बात ध्यान में रखना है कि जो डाइपोल मोमेंट है वो वेक्टर क्वांटिटी है और किसी भी वेक्टर को हम लोग दो कंपोनेंट में आसानी से तोड़ सकते हैं। कैसे? तो आपको मैंने रटवाया हुआ 1000 बार, जिसके साथ थीटा लगा हो कॉस थीटा और जिसके साथ नहीं लगा हो। इतना बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो अगर भाई एक बात बताओ कि अगर एक डाइपोल है अपने पास, ध्यान देना जरा सा, कि अगर एक डाइपोल है अपने पास, अगर एक डाइपोल है अपने पास और उस डाइपोल में अगर हम लोग बात करें
कि उस डाइपोल को अगर हम लोग बात करें, जरा सा ध्यान देना कि एक डाइपोल मैं मानता हूं ऐसे कि एक कोऑर्डिनेट एक्सिस आप मानिए कुछ इस तरीके से कि ये है आपका एक्स एक्सिस और ये है आपका वाई एक्सिस। जरा सा ध्यान दीजिएगा इस बात को सीखने पे। ये है आपका क्या वाई एक्सिस और ये है क्या आपका एक्स एक्सिस। यहां पर हम मानते हैं क्या कि आपका एक डाइपोल कुछ इस तरीके से है कि इसका माइनस क्यू यहां पर है और इसका जो प्लस क्यू है वो कहीं यहां पर है। इस दोनों के बीच का डिस्टेंस 12 है। जब सारा डायग्राम अच्छा बनाए हैं तो ये क्यों गंदा बनेगा, ये भी अच्छा बनेगा। चलो मान लेते हैं क्या कि ये अपना एक डाइपोल है और इस डाइपोल के बारे में अगर हम लोग जरा सा देखेंगे तो इस डाइपोल के बारे में देखेंगे तो इस डाइपोल का जो है सो ये है कितना माइनस क्यू और ये है कितना प्लस क्यू। अब देखो कि ये ना तो एक्सियल लाइन पे है ना तो इक्वेटोरियल लाइन पे। मान लेते हैं क्या थोड़ा देर के लिए कि एक्स एक्सिस के साथ ये जो डाइपोल एंगल बना रहे हैं वो कितना थीटा एंगल बना रहे हैं। तो इस डाइपोल का अगर तुमको डाइपोल मोमेंट कोई आदमी लिखने बोले, ये इसका सेंटर है, यहां से यहां तक एल और यहां से यहां तक भी कितना, अगर कोई आदमी इसका डाइपोल मोमेंट आपको पी लिखने के लिए बोले तो हम सीधे कहेंगे दोनों में से कोई एक चार्ज और दोनों के बीच का क्या। और अगर आपसे कहे कि इसका डायरेक्शन किधर होगा, इस डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन किधर होगा, तो आप सीधे क्या बोलोगे नेगेटिव से पॉजिटिव के तरफ। यही जो डायरेक्शन हो जाएगा किसका डाइपोल मोमेंट पी का। अब तुम अगर ध्यान से देखोगे तो इस पी को हम दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में तोड़ सकते हैं। कैसे, तो जिसके साथ थीटा लगा हुआ है और जिसके साथ नहीं लगा हुआ है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। तो आप देखिए कि इस डाइपोल मोमेंट पी का जो थीटा लगा है वो किसके साथ, एक्स एक्सिस के साथ। किसके साथ लगा हुआ है, एक्स एक्सिस के साथ। तो भाई जब ये एक्स एक्सिस के साथ इसमें थीटा लगा हुआ है तो एक्स एक्सिस के साथ वाला जो कंपोनेंट लेंगे ये कंपोनेंट कौन सा लेंगे, पी कॉस थीटा। और जिसके साथ थीटा नहीं लगा हुआ ये है कौन सा, वाई एक्सिस। तो इसके साथ जो हम लोग लेंगे वो क्या लेंगे, पी साइन थीटा। अब जरा सा ध्यान से देखिएगा कि सर एक ही डाइपोल को दो अलग अलग डाइपोल में आप तोड़ दिए। अब तुम ऐसे सोचो कि अगर ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है तो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ इसका डायरेक्शन है। अब इसको घुमा फिरा करके दो अलग अलग डाइपोल में तोड़ दिए। एक का डायरेक्शन एक्स एक्सिस के लॉन्ग है और दूसरे का डायरेक्शन किधर। तो ध्यान देना कि जो पी कॉस थीटा वाला है वो इधर कहीं नेगेटिव चार्ज होगा, इधर कहीं पॉजिटिव चार्ज होगा। तब इसके डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन इधर कितना होगा, पी कॉस थीटा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। और ये पी साइन थीटा वाला है तो इधर कहीं कोई सा पॉजिटिव चार्ज होगा, इधर कहीं कोई सा नेगेटिव चार्ज होगा और इसका डायरेक्शन इधर कितना होगा, पी साइन थीटा। मतलब ये जो एक डाइपोल दिया हुआ था इसको हमने दो अलग अलग डाइपोल में क्या किया, बांट दिया। किस तरीके से बांट सकते हैं, एक जिसके साथ थीटा लगा होगा पी कॉस थीटा और जिसके साथ थीटा नहीं लगा होगा उसके साथ क्या, पी साइन थीटा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। अब हम अपना टॉपिक शुरू करते हैं। 10 मिनट 15 मिनट एकदम शांति से बैठोगे, काम हो जाएगा। अपना जो आज का टॉपिक है वो है क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल एट एनी पॉइंट। इस बार किसी भी पॉइंट पर बात किया जा रहा है, ना तो एक्सियल लाइन पे ना तो इक्वेटोरियल लाइन, किसी भी पॉइंट पे बात करेंगे और यहीं से हम लोग एक मास्टर फॉर्मूला निकालेंगे जिससे ना हमको एक्सियल रटना पड़ेगा ना हमको इक्वेटोरियल रटना पड़ेगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। तो देखो कि अपने पास दिया हुआ क्या रहेगा। तो अगर डाइपोल की बात हो रही है, अगर डाइपोल की बात हो रही है तो सबसे पहले आपको एक इलेक्ट्रिक डाइपोल दिया हुआ होगा, जिस इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में आपको कहा जा रहा है क्या कि भाई ये जो इलेक्ट्रिक डाइपोल है ये बना हुआ है चार्ज किस से, तो प्लस क्यू से। और ये जो बना हुआ है चार्ज किस से, माइनस क्यू से। और ये बना हुआ है किससे, प्लस क्यू से। और इस डाइपोल का सेंटर आपको पता है कि ये है इसका सेंटर O, यहां से यहां तक का लेंथ L और यहां से यहां तक का लेंथ कितना, L। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। तुमको पता है कि यही लाइन क्या हो जाएगा, एक्सियल लाइन। और इसके परपेंडिकुलर अगर हम लाइन का बात करेंगे तो ये लाइन क्या हो जाएगा, इक्वेटोरियल लाइन। लेकिन अब की बार अपना पॉइंट ना हम एक्सियल पे लेंगे ना हम इक्वेटोरियल पे लेंगे।
बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ना हम एक्सियल पर लेंगे ना हम इक्वेटोरियल पे लेंगे, इसका मतलब अपना पॉइंट मान लेते हैं कहीं पर यहां पर है, और इस पॉइंट का नाम हम क्या रखते हैं, एम। इस पॉइंट के बारे में इतना गिवन है क्या कि इस सेंटर से जो इसका डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है कितना, कुछ भी गिवन डिस्टेंस आर। बात समझ में आ रहा है? और दूसरा बात इसके बारे में क्या दिया हुआ है कि आप देखिए कि अगर ये डाइपोल है तो इस डाइपोल का डाइपोल मोमेंट किधर की तरफ होगा, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, और ये गिवन है कि ये अपने डाइपोल मोमेंट के साथ जो एंगल बना रहा है वो कितना, क्योंकि देखो इस पॉइंट को आगे पीछे करेंगे तो आर का वैल्यू बदलेगा तो दिया रहेगा, और दाएं बाएं करेंगे तो थीटा का वैल्यू बदलेगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो किसी भी पॉइंट एम के बारे में अगर हमको गिवन है तो दो चीज दिया होगा कि ये सेंटर से कितना डिस्टेंस पर है, और दूसरा बात कि डाइपोल मोमेंट के साथ ये कितना एंगल बना रहा है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो हम लोगों को निकालना क्या है, हम लोगों को निकालना क्या है, तो हम लोगों को निकालना है क्या, वी हैव टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट point M which is at r distance from the center of dipole, कि जो आपका सेंटर ऑफ डाइपोल है यहां से कितने डिस्टेंस पर है, पॉइंट M r डिस्टेंस पर, मेकिंग एन एंगल थीटा विथ डाइपोल मोमेंट P, कि जो आपका डाइपोल मोमेंट P है उसके साथ कितना एंगल बना रहा है, थीटा। अब देखो कि इस डाइपोल मोमेंट के साथ ही हम लोग खेल कर देंगे। इस डाइपोल मोमेंट के साथ खेल कैसा किया जाएगा, तो अब तुम जरा सा ध्यान से देखना कि इस डाइपोल मोमेंट को हमको घुमाना है, तो अब ये नहीं करना है कि इसको एक्स एक्सिस मानेंगे इसको वाई एक्सिस मानेंगे। ये तुम्हारा एक्सियल लाइन है और ये इक्वेटोरियल लाइन है। जो पॉइंट एम वाला लाइन है इसी को हम क्या करते हैं, एक एक्सिस बना देते हैं। तो तुम ध्यान देना कि अगर इसको हम एक्सिस बनाएंगे, थोड़ा देर के लिए आप मान लीजिए कि अगर हम इसको एक्सिस बनाएंगे, इसको थोड़ा और एक्सटेंड करते हैं और इसको हम मान लेते हैं क्या थोड़ा देर के लिए कि ये जो है आपका ये है एक्स एक्सिस, तो वाई एक्सिस इसके परपेंडिकुलर जाएगा कि नहीं जाएगा। एक्स एक्सिस अगर ये है तो वाई एक्सिस क्या होगा, इसके परपेंडिकुलर होगा। तो इसके परपेंडिकुलर अगर हम वाई एक्सिस का बात करें तो ये वाई एक्सिस कुछ इस तरीके का होगा, जो इस पर क्या होगा, परपेंडिकुलर, जो इस पर क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। इसको हम लोग क्या बोलेंगे थोड़ा देर के लिए, इसको हम लोग थोड़ा देर के लिए क्या बोलेंगे कि ये जो है आपका क्या है, वाई एक्सिस। इतनी बातें समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? अब देखो कि इस डाइपोल मोमेंट को अगर हमको घुमाना है तो दो तरीके से घुमा सकते हैं, जिसके साथ थीटा लगा हुआ है कॉस थीटा, और जिसके साथ नहीं लगा हुआ है साइन थीटा। अब ध्यान देना कि जिसके साथ थीटा लगा हुआ है उसके साथ अगर हम कॉस थीटा देंगे तो ये वाला जो लाइन हो जाएगा, ये वाला लाइन हो जाएगा कैसा, पी कॉस थीटा। और जिसके साथ थीटा नहीं लगा हुआ है उसके साथ अगर हम जाएंगे तो ये कैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा कैसा, पी साइन थीटा। अब जो हमारे पास ये डाइपोल दिया हुआ था उस डाइपोल को मैंने क्या किया, दो अलग अलग डाइपोल में तोड़ दिया। अब देखना कि दो अलग अलग डाइपोल में तोड़ दिया, एक पी कॉस थीटा और एक कौन सा, पी साइन थीटा। अब जरा सा ध्यान से देखो, तो अगर ये हम पी कॉस थीटा वाले डाइपोल का बात करें तो नेगेटिव से पॉजिटिव, मतलब इधर कहीं पर एक पॉजिटिव चार्ज होगा और इधर कहीं पर एक नेगेटिव चार्ज होगा, एक नया डाइपोल जो बना वो, और उस डाइपोल का ये एक्सियल लाइन होगा। तो पॉइंट एम जो है ये पी कॉस थीटा के एक्सियल लाइन पे। नहीं समझ में आ रहा है? ध्यान देना कि इस पी डाइपोल को हमने क्या किया, दो कंपोनेंट में तोड़ा, एक पी कॉस थीटा और एक क्या, पी साइन थीटा। अब देखना कि ये पी कॉस थीटा वाला ऐसा डाइपोल है, डायरेक्शन ये है, तो डायरेक्शन किधर होता है, नेगेटिव से पॉजिटिव, मतलब ये एक नया डाइपोल जैसा होगा। और इस डाइपोल का ये वाला लाइन कैसा लाइन है, एक्सियल लाइन की इक्वेटोरियल लाइन, एक्सियल लाइन। इसका मतलब पॉइंट एम जो है सो इस पी कॉस थीटा वाले डाइपोल के एक्सियल लाइन पर है। इतना बात समझ में आ रहा है कि नहीं? इसका मतलब क्या हुआ कि, इसका मतलब क्या हुआ कि जो पॉइंट एम है, पॉइंट एम इज ऑन द एक्सियल लाइन
ऑफ डाइपोल हैविंग मोमेंट, हैविंग डाइपोल मोमेंट, हैविंग डाइपोल मोमेंट कितना, तो डाइपोल मोमेंट कितना, P cos थीटा, कि P cos थीटा वाले डाइपोल मोमेंट के एक्सियल लाइन पे पॉइंट M है। एक डाइपोल था जिसका मोमेंट P था, इसको हमने दो अलग अलग डाइपोल में तोड़ दिया, एक P cos थीटा और एक क्या, साइन थीटा। अब ये दोनों डाइपोल अलग अलग है, जिसमें मैंने देखा क्या कि जो पहला डाइपोल है हमारा P cos थीटा, इस P cos थीटा के एक्सियल लाइन पे पॉइंट M है। और एक्सियल लाइन पे हम लोग ये बात जानते हैं क्या, एक्सियल लाइन पे हम लोग ये बात जानते हैं क्या कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है एक्सियल लाइन पे वो कितना होता है, 2kp। अब P के जगह पर कितना लिखेंगे, P cos थीटा, और बाई कितना, x क्यूब। तो डिस्टेंस कितने का है, बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कितना बात समझ में आया कि नहीं। अब इसका डायरेक्शन देखो ध्यान से, कि डायरेक्शन जो पढ़े हैं एक्सियल में, एक्सियल में जो हम लोगों ने डायरेक्शन पढ़ा है वो डायरेक्शन क्या पढ़ा है कि डाइपोल मोमेंट के डायरेक्शन में कि अपोजिट डायरेक्शन में, एक्सियल लाइन पे, एक्सियल लाइन पे इन द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। तो एक्सियल लाइन पे जब इन द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट पढ़े हैं तो भाई जरा सा ध्यान से देखना कि डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन नीचे से ऊपर की तरफ है, तो यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड का भी डायरेक्शन होगा वो किधर की तरफ होगा, नीचे से ऊपर के तरफ। और यही जो तुम्हारा निकल के आया है, ये क्या निकल के आया है, ए एक्सियल। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। पहले वाले डाइपोल P cos थीटा की कहानी खत्म, बात समझ में आ रहा है। अब देखिए कि ये P sin थीटा वाला जो है नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, मतलब इधर कहीं पर नेगेटिव चार्ज होगा और इधर कहीं पर, बात समझ में आ रहा है कि नहीं। अब ये डाइपोल हुआ, तो इस डाइपोल के लिए ये वाला लाइन एक्सियल लाइन है कि इक्वेटोरियल लाइन है, एक्सियल लाइन तो ये हो गया। इस डाइपोल के लिए ये वाला लाइन क्या हो गया, तो इक्वेटोरियल कौन सा होगा, परपेंडिकुलर लाइन ना। और परपेंडिकुलर लाइन पर अगर आप देख रहे हैं तो जो पॉइंट M है वो P sin थीटा वाले डाइपोल के इक्वेटोरियल लाइन पे है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहां पर हम लोग देख रहे हैं क्या कि जो पॉइंट M है, जो आपका पॉइंट M है, ये पॉइंट M किस लाइन पे है, तो इक्वेटोरियल लाइन पे है। किसके इक्वेटोरियल लाइन पे है, तो इक्वेटोरियल लाइन पे है किसके भाई, तो P sin थीटा वाले डाइपोल के। पॉइंट M इज ऑन द किस लाइन पे, तो पॉइंट M इज ऑन द इक्वेटोरियल लाइन ऑफ डाइपोल हैविंग डाइपोल मोमेंट कितना, तो हैविंग डाइपोल मोमेंट P cos थीटा ने कितना, P sin थीटा। और इक्वेटोरियल लाइन पे अगर हम लोग बात करें E इक्वेटोरियल का, तो E इक्वेटोरियल आपको अभी सिखाया था कितना, P के जगह पर कितना लिखेंगे, P sin थीटा बाई डिस्टेंस कितना, R क्यूब। और आपको बहुत अच्छे से याद होगा कि अगर हम लोग इक्वेटोरियल पे डायरेक्शन का बात करते थे तो इन द अपोजिट डायरेक्शन, इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट। तो देखो कि डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन इधर नीचे के तरफ, तो यहां पर जो डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन होगा, जो यहां पर डायरेक्शन होगा डाइपोल मोमेंट का, इसके ठीक अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब ये जो चीज हो जाएगा ये आपका क्या हो जाएगा, ई इक्वेटोरियल। अब ई एक्सियल और ई इक्वेटोरियल की बात हो गई, आपको समझ में आ गई होगी इतने कि एक्सियल लाइन इसका ये था तो इक्वेटोरियल पे पॉइंट M आया, और इस वाले डाइपोल का ये एक्सियल लाइन था तो पॉइंट M इसके एक्सियल पे आया, एक्सियल पे आया तो एक्सियल वाला फॉर्मूला, इक्वेटोरियल पे आया तो इक्वेटोरियल वाला फॉर्मूला लगा के हमने दोनों चीज निकाला। इसके बारे में आपको डायरेक्शन पता है, इन द डायरेक्शन ऑफ किसके, तो P cos थीटा के। और ये जो होगा कहां, तो इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ किसके, तो इन द अपोजिट डायरेक्शन किसके भाई, तो P sin थीटा के। बात समझ में इतनी आ रही है कि नहीं आ रही है। अब अगर इतनी बात समझ में आ रही है तो आप देख रहे हैं कि P पॉइंट पे दो इलेक्ट्रिक फील्ड हमको मिल रहा है, E एक्सियल और E इक्वेटोरियल। इसी दोनों का अगर हम रिजल्टेंट निकाल लें, इसी दोनों का अगर हम रिजल्टेंट निकाल लें तो E नेट मिल जाएगा। और रिजल्टेंट निकालने के लिए हम लोग यहां पर करेंगे क्या, तो हम लोग यहां पर करेंगे क्या, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का यूज करेंगे। और पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या कहता है,
पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन कहता है कि जो दो वेक्टर आपके पास है उसको कॉरेस्पॉन्डिंग साइड मान करके एक पैरेललोग्राम बनाइए, और इस पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होगा, कौन सा डायगोनल, जो उसी पॉइंट से शुरू हुआ है, इसी डायगोनल को आप क्या बोलेंगे, इसी डायगोनल को आप क्या बोलेंगे, ई नेट। जरा सा ध्यान देना कि यहां पर एक्सियल और इक्वेटोरियल एक दूसरे पे कितना डिग्री पे है, 90 डिग्री पे। एक्सियल और इक्वेटोरियल हमेशा कितने डिग्री पे, 90 डिग्री पे। तो यहां भी एक्सियल और इक्वेटोरियल कितने डिग्री पे होगा, 90 डिग्री पे होगा। इतनी बातें समझ में आ रही है कि नहीं? एक्सियल और इक्वेटोरियल कितने डिग्री पे होगा, 90 डिग्री पे। अब देखो कि यहां से मैं इस कहानी को मैं अलग बनाने का कोशिश करता हूं। अब ये जो कहानी है तुम्हारी, ये कहानी क्या कह रही है, इसको जरा सा ध्यान से देखना कि यहां पर हमारा एक्सियल कुछ ऐसा था, इक्वेटोरियल कुछ ऐसा था। इस दोनों को मान करके हमने क्या किया था, एक पैरेललोग्राम बनाया था। पैरेललोग्राम हमारा कुछ क्या था, इस तरह का। अब देखो कि इस पैरेललोग्राम में जो रिजल्टेंट हम लोगों ने देखा, वो रिजल्टेंट कैसा, रिजल्टेंट यहां से और कहां तक जाने वाला, ये इसको क्या बोले थे हम लोग, ई नेट। ध्यान देना, सुनो, ये सबसे कंक्लूडिंग टॉपिक है, थोड़ा सा टफ टॉपिक है, डायपोल घुमाने की चीजें समझ में कम आती है। बात समझ में आ रहा है? लेकिन बोर्ड परीक्षा में नहीं आती है, ये भी ध्यान देना है। बोर्ड परीक्षा में खाली एक्सियल और इक्वेटोरियल समझ में आता है और हर साल पूछता है, इसीलिए एक्सियल और इक्वेटोरियल आपको याद रहना चाहिए। इस दोनों के बीच का एंगल था कितना भाई, 90 डिग्री। इसको हमने क्या बोला था, ई एक्सियल, इसको हमने क्या बोला था, ई इक्वेटोरियल। इसका वैल्यू जो तुम्हारा आया था, ये कितना आया था, के पी कॉस थीटा बाई कितना, आर क्यूब। और इसका जो वैल्यू आया था, ये कितना, के पी साइन थीटा बाई कितना, आर क्यूब। जरा सा ध्यान देना कि अगर हमको ई नेट लिखना है, तो रूट अंडर वेक्टर याद होगा, रिजल्टेंट कैसे लिखते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, ये ना लिखते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ई एक्सियल को ई ए का स्क्वायर लिख रहे हैं, ई इक्वेटोरियल को ई का स्क्वायर लिख रहे हैं, 2 टाइम्स ए बी कॉस, दोनों के बीच का एंगल कितना, तो दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है, तो कॉस 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, ये पूरा कितना हो जाएगा। अब देखो कि अगर इस वैल्यू को हम लोग पुट करेंगे तो क्या होगा, देखो ई ए के जगह पर 2 के पी कॉस थीटा बाई आर क्यूब का होल स्क्वायर लिखेंगे कि नहीं, प्लस ई इक्वेटोरियल के जगह पर के पी साइन थीटा बाई आर क्यूब का होल स्क्वायर लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे। अब जरा सा ध्यान दीजिए कि अगर इसका स्क्वायर करना है तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, के का स्क्वायर, पी का स्क्वायर, कॉस थीटा का स्क्वायर, कॉस स्क्वायर थीटा, और नीचे आर क्यूब का स्क्वायर कितना, प्लस के का स्क्वायर, पी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और आर क्यूब का स्क्वायर कितना। इतना में कोई आपत्ति है क्या, इतना में कोई आपत्ति, जरा सा ध्यान देखना, के स्क्वायर पी स्क्वायर R6 दोनों में कॉमन है, तो के स्क्वायर पी स्क्वायर और R6 को अगर कॉमन करेंगे तो इसमें बचेगा कितना, 4 टाइम्स कॉस स्क्वायर थीटा, और इसमें कितना बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा। इतना बात समझ में आ रहा है कि नहीं। आप देखिए के स्क्वायर में से के बाहर आएगा, पी स्क्वायर में से पी बाहर आ जाएगा, R6 में से आर क्यूब बाहर आ जाएगा, बचेगा कितना, रूट अंडर 4 कॉस स्क्वायर थीटा है, तो इसको हम 3 कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लिख दें तो कोई दिक्कत है, 4x को 3x और प्लस x लिख दिए, और प्लस में कितना है, साइन स्क्वायर थीटा। भाई साहब बचपन से आज तक पढ़े हुए होंगे कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर कितना होता है, 1 होता है। तो तुम देखो कि इस ई नेट को के पी बाय आर क्यूब इंटू रूट अंडर कितना बचा था, 3 कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस कितना, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं,
और यही जो फॉर्मूला आपका हो जाएगा, ये फॉर्मूला हो जाएगा किसका, ई नेट का फॉर्मूला हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं, ये फॉर्मूला किसका हो जाएगा, ई नेट का। अब देखना है इसमें कि देखिए किए हैं कुछ नहीं, आप अगर ध्यान देंगे इस डायग्राम पे तो यहां पर हम क्या किए कि एक डाइपोल दिया था, अपने पास एक्सियल का जुगाड़ था और इक्वेटोरियल का जुगाड़ था, कोई जनरल जुगाड़ नहीं था। तो हम कहे क्या कि अगर इस डाइपोल को हम दो पार्ट में तोड़ देते हैं, एक पी कॉस थीटा में और एक पी साइन थीटा में, तो एक के एक्सियल पे पॉइंट एम आ जाएगा और दूसरे के इक्वेटोरियल पे आ जाएगा। तो पी कॉस थीटा वाले के एक्सियल पे आया तो एक्सियल वाला फॉर्मूला, पी साइन थीटा के इक्वेटोरियल पे आया तो इक्वेटोरियल वाला फॉर्मूला लगा दिए, डायरेक्शन देखे और इसी दोनों का रिजल्टेंट ले लिए, तो इसी दोनों का रिजल्टेंट ले लिए तो क्या निकल के आ गया, ई नेट। अब कहोगे कि ये मास्टर फॉर्मूला कैसे है, अब कहोगे क्या कि ये मास्टर फॉर्मूला कैसे है, तो जरा सा ध्यान से देखना कि अगर तुमको ई एक्सियल निकालना हो, अगर तुमको क्या करना हो, ई एक्सियल निकालना हो, ध्यान देना कि अगर तुमको ई एक्सियल निकालना हो, ध्यान देना कि फॉर ई एक्सियल अगर हम लोग बात करेंगे तो देखिए, तो इस डाइपोल का जो एक्सियल लाइन पर अगर बात करेंगे तो एक्सियल लाइन कैसा होगा, ऐसा कुछ लाइन होगा, ये लाइन क्या होगा इसका, एक्सियल लाइन। और इस एक्सियल लाइन पे आने के लिए थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, पॉइंट एम को अगर एक्सियल लाइन पे लाना है तो थीटा का वैल्यू घटते घटते कितना हो जाएगा, तुम ध्यान दो, तुम ध्यान दो ये कि अभी देखो कि ये है तुम्हारा पॉइंट एम और इस पॉइंट एम को मुझे लाना है एक्सियल लाइन पे, तो थीटा घटते 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 कितना हो गया, 0 डिग्री। इतनी बातें समझ में आई कि नहीं आई, अगर इतनी बातें समझ में आई तो भाई साहब यहां पर देखिए कि हम लोग बात कर रहे हैं क्या, फोर ई एक्सियल जो थीटा इक्वल टू लिखेंगे वो थीटा इक्वल टू कितना लिखेंगे, 0 डिग्री। और तब जो हम लोग ई एक्सियल का वैल्यू लिखेंगे वो कितना लिखेंगे, के पी बाई आर क्यूब इंटू रूट अंडर 3 टाइम्स कॉस स्क्वायर कितना डिग्री प्लस कितना, कॉस 0 डिग्री का वैल्यू तुमको याद होगा, के पी बाई आर क्यूब था ना, ये आर क्यूब था, रूट अंडर 3 इंटू 1 का स्क्वायर और प्लस कितना, कितना हो जाएगा, के पी बाई आर क्यूब रूट अंडर 3 प्लस 1 कितना हो जाएगा, के पी बाई आर क्यूब कितना, रूट अंडर 4 और रूट अंडर 4 कितना होता है, यही चीज निकाले थे एक्सियल वाला, 2 के पी बाई कितना, आर क्यूब। और देखो कि अगर तुमको इक्वेटोरियल निकालना है, अगर तुमको इक्वेटोरियल निकालना है फॉर ई इक्वेटोरियल, तो अगर ई इक्वेटोरियल के लिए देखेंगे तो थीटा इक्वल टू, देखते रहना, ई इक्वेटोरियल के लिए अगर बात करेंगे तो ई इक्वेटोरियल के लिए अगर बात करेंगे तो देखिए तो एक्सियल पे है तो थीटा कितना, 0, पॉइंट एम को इक्वेटोरियल पे ले जाना है, बढ़ते 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 कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। मतलब अगर इक्वेटोरियल लाइन के लिए बात करेंगे तो इक्वेटोरियल लाइन के लिए जो है सो इस थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, इस थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। और जब ये थीटा का वैल्यू हो जाएगा 90 डिग्री भाई, तो ये जो तुम्हारा ई इक्वेटोरियल निकल के आएगा ये कितना, के पी बाई आर क्यूब रूट अंडर 3 टाइम्स कॉस स्क्वायर कितना डिग्री और प्लस कितना, कॉस 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, कितना हो जाएगा, ई इक्वेटोरियल के पी बाई कितना इंटू कितना, ये कितना हो गया, के पी बाई कितना, आर क्यूब। बात समझ में आ रहा है कि नहीं, यहां से चीजें वेरीफाई भी हो गई। अब कोई आदमी पूछ सकता है क्या कि आपसे ई नेट का डायरेक्शन कैसे निकाला जाए, ई नेट का डायरेक्शन कैसे निकाला जाए। तो आप देखिए कि इस डायग्राम में, इस डायग्राम को जो हम लोगों ने बनाया है इसका मैं एक फ्रेश डायग्राम आपके सामने में बनाता हूं और उसी डायग्राम से मैं कोशिश करूंगा कि आपको डायरेक्शन समझ में आ जाए। तो इसका अगर आप फ्रेश डायग्राम देखेंगे, 2 मिनट टाइम दीजिएगा खाली, अगर आप फ्रेश डायग्राम देखेंगे तो आपके फ्रेश डायग्राम में था क्या चीज, एक चार्ज था ये माइनस क्यू, यहां से एक चार्ज था क्या, प्लस क्यू, आपका इक्वेटोरियल लाइन था ये, इस पॉइंट को हम लोगों ने ओ बोला था, यहां से आर डिस्टेंस पर कोई पॉइंट था एम जो यहां से कितना एंगल बना रहा था, थीटा एंगल बना रहा था। और अगर यहां से देखेंगे हम लोग तो यहां से आपका ई एक्सियल कुछ ऐसा था और ई इक्वेटोरियल कुछ ऐसा था। और इस दोनों का अगर रिजल्टेंट का हम लोग बात करें तो इस दोनों का जो रिजल्टेंट था वो कैसा, कुछ इस तरह का।
इस दोनों का जो रिजल्टेंट था कुछ इस तरह का, और यहां से हम लोग डायगोनल को क्या बनाते थे, रिजल्टेंट बनाते थे। आपको ये चीजें ध्यान में होगा कि ये चीज था आपका ई एक्सियल, ये चीज था आपका ई इक्वेटोरियल, और ये चीज था आपका क्या, ई नेट। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? थोड़ा देर के लिए मान लो कि ई एक्सियल के साथ जो है तो ई नेट अल्फा एंगल बना रहे हैं। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? मान लेते हैं क्या कि लेट ई नेट makes an angle अल्फा विथ ई एक्सियल, कि ई एक्सियल के साथ जो है सो जो ई नेट आपका एंगल बना रहा है, ये एंगल कितना बना रहा है, ध्यान देना कि ये पैरेलोग्राम है। और पैरेलोग्राम में आप अगर ध्यान से देखिएगा तो आपका ई एक्सियल ये है, आपका ई इक्वेटोरियल कुछ ऐसा है, और आप अगर ध्यान देंगे तो आपका जो ई नेट है ये कुछ ऐसा है, और इसी एंगल को हमने कितना माना है, अल्फा। आप ध्यान दीजिए कि अगर ये ई इक्वेटोरियल है तो ये भी कितना हो जाएगा, ई इक्वेटोरियल के बराबर में हो जाएगा कि नहीं। इस वेक्टर को उठाए और यहां पे क्या किए, चिपका दिए। अब देखो कि अगर tan अल्फा निकालना है तो परपेंडिकुलर, अब बाय कितना, बेस ई इक्वेटोरियल, और बाय कितना, ई एक्सियल। तो यहां से अगर तुमको tan अल्फा निकल गया है तो अगर अल्फा निकालना होगा भाई तो इसको tan इनवर्स ई इक्वेटोरियल बाय ई एक्सियल लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे। ई इक्वेटोरियल निकालना आपने पहले सीखा हुआ है, ई एक्सियल निकालना आपने पहले सीखा हुआ है, यहां से अल्फा का वैल्यू निकल जाएगा। लेकिन अल्फा हमको तो ई इक्वेटोरियल भी पता नहीं है, बस ये पता है कि ई एक्सियल यहां से थीटा एंगल पे है। तो पूछ देगा कि डाइपोल मोमेंट के साथ ये कितना एंगल बना रहा है, ये जो तुम्हारा डाइपोल मोमेंट है P, उसके साथ ई नेट कितना एंगल बना रहा है। ध्यान देना, तुमसे कोई आदमी क्या पूछेगा कि फाइंड द एंगल मेड बाय ई नेट विथ डाइपोल मोमेंट P, कि डाइपोल मोमेंट P के साथ ई नेट कितना एंगल बना रहा है। जरा सा ध्यान देना, यहां से देखो कि डाइपोल मोमेंट से R है थीटा एंगल पे, और इस R से जो है सो ये है कितना एंगल पे, अल्फा एंगल पे। तो पहले थीटा और फिर अल्फा, कितना हो गया, थीटा प्लस। अगर ऐसे नहीं फील हो रहा है तो इस पूरे कहानी को मैं क्या करता हूं, इस पूरे सिस्टम को मैं कोशिश करता हूं कि ये पूरा सिस्टम यहां से नीचे उतरे। और देखो कि जब इस पूरे सिस्टम को हम नीचे उतार लिए यहां पे, तो अब देखो कि ई नेट और डाइपोल मोमेंट के बीच का एंगल कितना है, थीटा प्लस कितना। बात समझ में आ गया कि नहीं, कितना, थीटा प्लस अल्फा। अब फिर से इस पूरा सिस्टम को आप क्या करिए, अपने ओरिजिनल पोजीशन पे पहुंचा दीजिए। तो आपसे अगर कोई आदमी पूछेगा तो हम लोग कितना लिखेंगे कि जो अपना आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, थीटा प्लस अल्फा के बराबर में। फील हुआ कि नहीं हुआ ये चीजें? अब ये चीज जो है सो इसमें आपको बस इतना बात ध्यान में रखना है कि अगर अपने पास कोई डाइपोल दिया है तो इस डाइपोल को हम दो डाइपोल में तोड़ लेंगे पहले। कैसे, एक पी कॉस थीटा में और एक पी साइन। अब ये डाइपोल का दो अलग अलग डाइपोल बन गया। तो इस कहानी में हम लोगों ने क्या देखा है कि जो अपना पॉइंट M है, इस डाइपोल को दो में तोड़े, एक पी कॉस थीटा में एक पी साइन। तो तुम देखो कि अगर पी साइन थीटा वाला डाइपोल है तो पी साइन थीटा वाला जो डाइपोल है, ये डाइपोल है कुछ ऐसा, इधर नेगेटिव चार्ज और इधर क्या, पॉजिटिव चार्ज, और ये लाइन इसका इक्वेटोरियल लाइन है। तो पी साइन थीटा वाले पर पॉइंट M इक्वेटोरियल लाइन पे है, लेकिन पी कॉस थीटा वाला डाइपोल है कुछ ऐसा, इधर नेगेटिव और इधर क्या, और इसका ये कौन सा लाइन है, एक्सियल की इक्वेटोरियल, एक्सियल लाइन है। तो देखिए कि पी कॉस थीटा के कारण एक्सियल पे है तो एक्सियल वाला फॉर्मूला, पी साइन थीटा के कारण इक्वेटोरियल पे है तो इक्वेटोरियल वाला फॉर्मूला, और एक्सियल इक्वेटोरियल का रिजल्टेंट निकाल दिए तो नेट का फॉर्मूला, और नेट के फॉर्मूला से हम लोग एक्सियल इक्वेटोरियल को वेरीफाई भी कर लिए। वेरीफाई करने के बाद हम लोगों ने क्या देखा कि अगर पूछ दे डायरेक्ट कि डाइपोल मोमेंट के साथ कितना एंगल बना रहे, तो पहले अल्फा निकाल लिए कि ई एक्सियल के साथ ये अल्फा बना रहा है, तो यहां पे अल्फा निकाल लिए, कितना होगा, tan इनवर्स ई इक्वेटोरियल बाई एक्सियल के बराबर में। और यहां से देख रहे हैं क्या कि ये एंगल पहले थीटा और फिर यहां से कितना, अल्फा।
तो डायपोल मोमेंट के साथ कितना एंगल बन गया, थीटा प्लस। इस तरीके से डायपोल मोमेंट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की ये कहानी हो गई आपकी समाप्त। अगले दिन मैं आपको बताऊंगा क्या, ध्यान दीजिएगा, अगले दिन आपके 3 नंबर का बोर्ड का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि जब किसी डायपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो वो डायपोल थोड़ा सा घूमेगा फिरेगा। कैसे, 1 सेकंड का टाइम लेंगे। मान लो क्या कि ये है तुम्हारा एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, और इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में एक डायपोल हम रखे, मान लो ये है इसका पॉजिटिव चार्ज और ये है इसका क्या, नेगेटिव चार्ज। तुमको मैंने कभी पढ़ाया हुआ है कि जब डायपोल या किसी चार्ज को हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उस पर एक फोर्स लगता है। पॉजिटिव चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में क्यू ई और नेगेटिव चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में क्यू ई। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो देखिए ये जो मेरे हाथ में है ये है डायपोल। अगर इस पे एक फोर्स इधर के तरफ लगे और दूसरा फोर्स इधर की तरफ लगे तो ये घूमेगा कि नहीं घूमेगा, और घूमेगा तो टॉर्क लगेगा। आपको उसी टॉर्क का कैलकुलेशन करना है। अगर घूमेगा तो इसको घुमाने में वर्क डन होगा, उसी वर्क डन का कैलकुलेशन आपको देखना है। तो अगला क्लास हम लोगों का होगा किस चीज का, टॉर्क ऑन इलेक्ट्रिक डायपोल इन एन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। आज के लिए इतना।